हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते की तरह ही इस बार भी पिछले हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं, उन सबको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इस में जो सबसे पहली न्यूज लेंगे वो एक्सियम 4 मिशन की है। असल में अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हाल में हम लोग गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का हमने चुनाव कर लिया था। तो आप लोगों ने सुना होगा कि गगनयान मिशन हम भेजने जा रहे हैं, यानी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन हम भेजने जा रहे हैं 2025-26 के करीब। तो उसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को हमने चुना है, जिनका नाम ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर है, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। तो इनमें मामला यह है कि ये 4 एस्ट्रोनॉट हैं, जिनमें से 3 एस्ट्रोनॉट को हम अंतरिक्ष मिशन, भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान के थ्रू हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। लेकिन हुआ यह कि इनमें से किसी के पास अंतरिक्ष में जाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमने अमेरिका के साथ समझौता किया और अमेरिका के साथ समझौता किया कि आप हमारे किसी 1 या 2 अंतरिक्ष यात्री को, जिनको हमने चुना है, उनमें से 1 या 2 अंतरिक्ष यात्री को आप क्या करें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज दें, जिससे कि वो अंतरिक्ष की यात्रा करके एक एक्सपीरियंस गेन कर लें अंतरिक्ष में जाने का, और उस एक्सपीरियंस की मदद से हम लोग गगनयान मिशन में उसका वो अंतरिक्ष यात्री यूज करके और हमारा गगनयान जो है वो सफल हो पाए। तो इसलिए जब अमेरिका के साथ हमारा समझौता हुआ, नासा के साथ हमारा समझौता हुआ, तो उस समझौते के तहत नासा इस बात के लिए तैयार हो गया कि हम आपके अंतरिक्ष यात्रियों को में से एक अंतरिक्ष यात्री को हम अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेंगे। अब जिन लोगों को यह बात नहीं पता कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, तो वो समझ लें कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा सा एक आर्टिफिशियल रहने की जगह बनाई गई है, जो हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। और यहां पर हमेशा कुछ अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से भेजकर वहां पे भेजे जाते हैं और वहां पर रहते हैं। और जब वो अंतरिक्ष यात्री अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह वहां पे करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं और उनका स्थान लेने के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्री वापस उस जगह पर जाते हैं। तो ये जो जगह है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे पृथ्वी की सतह से, इस जगह को हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ये अमेरिका, रशिया और इस तरीके के कई देशों ने मिलकर बनाया। इसमें भारत का कोई रोल नहीं है और भारत का इसमें कोई सहभागिता नहीं है। लेकिन हमने जब हमने नासा से, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जब उससे रिक्वेस्ट करी कि हमारे इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी एक अंतरिक्ष यात्री को आप अंतरिक्ष की यात्रा करा दें, ठीक है, और जिससे कि वो उन अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव ले सके, और हमारा अपना पर्सनल जो हम गगनयान मिशन फ्यूचर में भेजना चाहते हैं, उनमें उस अनुभव का उपयोग करके हमारा अंतरिक्ष जो मिशन है गगनयान, वो सफल हो सके। तो जब हमने रिक्वेस्ट करी नासा के साथ, अमेरिका के साथ, और हमने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया पिछले साल, तो फाइनली जब हम दोनों में समझौता हो गया, तो फाइनली नासा ने हमारे एक अंतरिक्ष यात्री को ले जाने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए वो तैयार हो गई। और उनमें से जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, मतलब जो इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जो हमने चुना है, उनमें से जो एक अंतरिक्ष यात्री अगले महीने, यानी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर या अक्टूबर में, जो एक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा, नासा की मदद से भेजा जाएगा, वो अंतरिक्ष यात्री हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा के लिए। ठीक है, यात्रा के लिए। और इसके साथ ही साथ एक और अंतरिक्ष यात्री को एक रिजर्व में रखा गया है कि मान लीजिए शुभांशु शुक्ला जी के साथ कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि वो नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन जो है उनका स्थान लेंगे। तो मतलब यह है कि भारत के ये जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए तैयार किया जाएगा, जिनमें से एक अंतरिक्ष यात्री जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा सितंबर अक्टूबर में पहुंचेगा। और आपको जानकर खुशी होगी इस बात की कि भारत के ये दोनों अंतरिक्ष यात्री, यानी विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत
बालाकृष्णन नायर, ये दोनों लोग जो है इस वक्त अमेरिका की धरती पर लैंड कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने की ट्रेनिंग के लिए। और फाइनली जो है वो शुभांशु शुक्ला, मोस्ट प्रोबेबली शुभांशु शुक्ला इसकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे, और अगर कोई कंडीशन ऐसी बनी तो ये जाएंगे, लेकिन दोनों में से एक ही जाएंगे, एक ही का भी प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अब ये वहां पर जाएंगे तो करेंगे क्या भाई, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचेंगे तो वहां पे विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेंगे, अपना अनुभव लेंगे वहां पे रहने का, खाने का, ठीक है, वहां पे समय बिताने का, और फिर उस अनुभव को लेकर पृथ्वी पर वापस आएंगे और उस अनुभव को ये जो 4 हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनसे शेयर करेंगे। और फिर हम लोग जब अपना अंतरिक्ष मिशन भेजेंगे गगनयान, तो उसमें यह अनुभव बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अब यहां पर एक्सियोम 4 मिशन, तो मामला आप समझ चुके होंगे। अब यहां पे मामला आता है एक्सियोम 4 मिशन क्या होता है। तो असल में जो हम लोग ये अंतरिक्ष यात्रा अपने एक अंतरिक्ष यात्री की कराने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जो हम एक अंतरिक्ष यात्री नासा की मदद से भेजने जा रहे हैं, तो इस मिशन को नाम दिया गया है एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन के नाम से जाना गया है। तो मतलब यह है कि ये जो एक्सियोम 4 मिशन है ये सितंबर अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा, और इसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे, और वहां पर जाकर वो अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस आएंगे। ठीक है, तो अब ये जो एक्सियोम 4 मिशन की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्सियोम 4 मिशन को एक्सियोम क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक कंपनी का नाम है। किसका नाम है, ये एक्सियोम 4 जो मिशन है ये एक्चुअली उसकी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के नाम से ये मिशन भेजा जा रहा है। मतलब अमेरिका की ही एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या करती है कि वो उस तरीके के वो स्पेसशिप बनाती है और उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को नासा की मदद से भेजती है। तो उस कंपनी का नाम, उस निजी कंपनी का नाम एक्सियोम है, और ये चौथा मिशन होगा जिसके अंतर्गत भारत का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा। यानी एक्सियोम का, ये एक्सियोम कंपनी का जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रा कराएगी हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री को, ये उसका एक्सियोम कंपनी का चौथा मिशन होगा। इसी वजह से एक्सियोम 4 मिशन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक्सियोम स्पेस एक अमेरिकी निजी वित्त पोषित अंतरिक्ष अवसंरचना डेवलपर और मानव अंतरिक्ष उड़ान सेवाएं प्रदाता कंपनी है। ठीक है, और एक्सियोम 4 मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। ठीक है, तो नासा के रॉकेट, तो यहां पे एक भी बात मैं क्लियर कर दूं कि नासा के सहयोग से यह सारा काम हो रहा है, अमेरिका के सहयोग से यह काम हो रहा है, लेकिन नासा के रॉकेट के द्वारा हमारे अंतरिक्ष यात्री वहां नहीं जाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं जाएंगे, बल्कि एक्सियोम नाम की एक निजी कंपनी उसके जो वो हैं, मतलब उनके जो आपके अंतरिक्षयान हैं और उनकी मदद से ये भेजे जाएंगे। लेकिन है तो सब कुछ नासा का ही। ठीक है, तो नासा जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में भी जो है इसरो सबसे सरकारी कंपनी है, मालिक सबका इसरो है, लेकिन छोटी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जो अब स्पेस में रिसर्च कर रही है वो उसके अंतर्गत उसकी मदद से ही कोई भी चीज लॉन्च कर सकती है। वैसे ही नासा जो है वो एक तरीके की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, और उसके अंतर्गत बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो है उसकी मदद से जो है अंतरिक्ष यात्राएं या अंतरिक्ष मिशन भेजती हैं। तो मुझे होप कि आपको मेरे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये होती है कि ये आर्टेमिस समझौता क्या था जिसका अभी आपने सब नाम लिया था। तो देखिए आर्टेमिस समझौता या आर्टेमिस अकॉर्ड क्या था कि असल में यह माना जाता है कि अंतरिक्ष को हम क्या करें कि शांति के लिए, ठीक है, साथ ही साथ मानवता के विकास के लिए, मानवता की उन्नति के लिए अमेरिका क्या करता है कि बहुत सारे देशों के साथ अंतरिक्ष का समझौता करता है, जिसमें यह एक लक्ष्य रखा जाता है। अमेरिका यह लक्ष्य रखता है कि हम अंतरिक्ष का उपयोग मानवता के उन्नति के लिए, मानवता के उद्धार के लिए करेंगे, और इस लक्ष्य के साथ अमेरिका क्या करता है, कई देशों के साथ समझौते करता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीजों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में, कुछ चीजों में वो उन देशों की मदद करता है, वो देश उस देश अमेरिका की मदद करते हैं। मतलब एक तरीके से आपस में कॉपरेशन की बात होती है। बात समझ
में आ रही है? तो कॉपरेशन की बात है। तो अमेरिका का ये एक अकॉर्ड है जिसमें जब वो किसी को अपना दोस्त मानता है और किसी के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर कोई मतलब मिशन लॉन्च करना चाहता है या कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है तो उसके लिए वो अंतरिक्ष आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करवाता है उस देश के साथ। तो भारत ने पिछले साल आर्टेमिस अकॉर्ड अमेरिका के साथ साइन किया, जिसके तहत अब भारत भी एक तरीके से अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा का या फिर अमेरिका का एक साझेदार बन गया है, एक सहभागी बन गया है। तो इसी अकॉर्ड के तहत ही, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं अंतरिक्ष में, जो हम लोग गगनयान मिशन भेजने वाले हैं, वो गगनयान मिशन भाई हम मानवता की उन्नति के लिए भेजने वाले हैं, मानवता के उद्धार के लिए भेजने वाले हैं। मानवता इससे बहुत कुछ सीखने को उसको मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हम शांति के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके इसी अकॉर्ड के तहत, इसी समझौते के तहत जो है अमेरिका तैयार हुआ है कि ठीक है भैया, हम आपके इस एक अंतरिक्ष यात्री को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए तैयार हैं। तो मोटा मोटी बात यही है। तो आर्टेमिस समझौता क्या है? आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा वर्ष 2020 में बनाया गया। संस्थापक सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इटली है, जापान है, लग्जमबर्ग है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ठीक है, तो शामिल है। इसके साथ ही साथ भारत भी अब इसका एक साझेदार बन चुका है। उद्देश्य क्या है? नागरिक अन्वेषण, सिविल एक्सप्लोरेशन और बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को शामिल करता है। इन सब की स्टडी करने के लिए यह एक अकॉर्ड बनाया गया है। तो कुल मिला के भारत, अगर इस चीज को पूरी की पूरी कहानी को मैं समराइज करूं तो समराइजेशन यह है कि भारत के 4 अंतरिक्ष यात्री जो हमने गगनयान मिशन के लिए 2025-26 में जो हमारा गगनयान मिशन जाएगा, उसके लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री भारत ने, इसरो ने चुने हैं, उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में एक अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत के समझौते के तहत नासा और साथ ही साथ वहां की एक निजी कंपनी एक्सियोम कंपनी मिलकर क्या करेगी? हमारे भारतीय एक अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सितंबर-अक्टूबर में भेजेगी, जहां पर हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, वहां पर रहेंगे कुछ दिन, वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करेंगे और वापस धरती पर कुछ हफ्ते में वापस धरती पर आ जाएंगे। और जब वो धरती पर वापस आएंगे तो उस एक्सपीरियंस का यूज जो होगा वो भारत के अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए होगा। तो ये पूरी बात मैंने आपको समराइज कर दी। होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कहानी क्या है? दूसरी जो न्यूज है, जो चर्चा में रही है, वो है कि 34 नए जायंट रेडियो सोर्स की खोज की। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में 34 नए जायंट रेडियो सोर्स की खोज की है। अब बात आती है कि सर ये जायंट रेडियो सोर्स क्या होते हैं? होता क्या है कि जब किसी भी कोई गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आपको पता होगा कि भैया तारे होते हैं, तारे तो आपको पता है, तारे का पता है, जैसे सूर्य भी एक तारा है। ऐसे अरबों खरबों तारों का एक पूरा समूह होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तो अरबों, जैसे सूर्य जैसे अरबों खरबों तारों का एक समूह होता है जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और इस गैलेक्सी के बीच में माना जाता है कि एक ब्लैक होल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल यानी कि एक ऐसी बॉडी जो किसी तारे के मृत्यु के बाद बनती है और इसके अंदर ऐसा गुरुत्वाकर्षण होता है ब्लैक होल के अंदर कि वो मतलब कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी चीज अगर इसके पास से गुजरेगी तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको आकर्षित कर लेती है और आकर्षित करके उसे अपने अंदर समा लेती है। इवन कि अगर प्रकाश भी इसके अंदर डाला जाता है इस ब्लैक होल के अंदर, तो प्रकाश भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, परावर्तित नहीं होता है, इसी के अंदर अवशोषित हो जाता है। क्योंकि यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेती है, प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता, परावर्तित नहीं होता, इसी वजह से यह ब्लैक कलर की दिखाई पड़ती, मतलब ये इसमें मतलब एक ब्लैक तरह, भाई कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों पड़ती है? क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका परावर्तन होता है प्रकाश का। तभी यहां से प्रकाश जा रहा है, दीवार से टकरा रहा है, दीवार से टकरा कर मेरी आंखों पर पड़ रहा है, इसलिए मुझे दीवार दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर इसके अंदर प्रकाश भी अवशोषित हो जा रहा है तो यह चीज हमें दिखाई नहीं पड़ती है और वो ब्लैकिश मतलब ब्लैक ही रहता है। ठीक है, ब्लैक ही रहता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी गैलेक्सी के जो मध्य में, बीच में एक ऐसा पिंड पाया जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो प्रकाश को, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, उसे हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। और ये जो ब्लैक होल होते हैं
कि इतना ज्यादा अपने अंदर जो है वो ऊर्जा जो है वो निहित रखते हैं, अपने अंदर इतना सारी चीजों को समा के रखते हैं कि कभी कभी कुछ गैलेक्सी के बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल से कुछ कुछ वक्त में समय समय पर क्या होता है, इनके अंदर से रेडियो तरंगों का एक महापुंज निकलता है। रेडियो तरंगों का महापुंज निकलता है। रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स जिसे आप लोग जानते हैं। तो कभी कभी इन्हीं ब्लैक होल्स के अंदर से कभी कभी क्या होता है कि रेडियो तरंगों का एक पुंज निकलता है और उसी को कहा जाता है रेडियो सोर्स, जायंट रेडियो सोर्स कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बात। मतलब क्या मैंने बताया, फिर से मैं समराइज कर देता हूं कि तारे होते हैं, अरबों तारों का समूह होता है जिसे गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी के बीच में पाया जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है सारी चीजों को, बहुत सारे तारों को, बहुत सारे ब्रह्मांडी पिंडों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। और कभी कभी कुछ ब्लैक होल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पिंड होते हैं या ब्लैक होल ऐसे होते हैं जो समय समय पर क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को अपने अंदर से इमिट करते हैं, रेडियो तरंगों को बार बार बाहर निकालते हैं। तो इसी ब्लैक होल या यही जो पिंड है जो बार बार बहुत बड़े बड़े अमाउंट में रेडियो तरंगों को बाहर निकालता है, इसे ही जायंट रेडियो सोर्स के नाम से जाना जाता है। तो होप कि आपको जायंट रेडियो सोर्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे 34 जायंट रेडियो सोर्स, ऐसे 34 जायंट रेडियो सोर्सेस का पता लगाया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। कहां के भारतीय वैज्ञानिकों ने, कौन सी जगह के भारतीय वैज्ञानिकों ने यह कारनामा किया है? तो यह काम किया है राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स एनसीआरए के वैज्ञानिकों ने। यह कहां पर मौजूद है सर? यह जो मौजूद है, यह मौजूद है पुणे विश्वविद्यालय परिसर के अंदर मौजूद है। तो पुणे विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का एक हिस्सा है और वहां के ही वैज्ञानिकों ने यह काम किया है, ठीक है। अब मामला आता है कि संस्थान का मुख्य फोकस क्या होता है? रेडियो खगोल विज्ञान उपकरण, जिसमें सूर्य, पल्सर, अंतर तारकी माध्यम या सक्रिय आकाश गंगाओं, ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन करना, मतलब कुल मिला के ब्रह्मांड के जो पिंड है उनके बारे में अध्ययन करना, इसका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स का। और इसके लिए ये जो 34 आपके रेडियो सोर्सेस जो खोजे गए हैं, जायंट रेडियो सोर्सेस खोजे गए हैं, उसके लिए मतलब किया काम तो है इनके वैज्ञानिकों ने, लेकिन उसके लिए जो दूरबीनें यूज की गई हैं, यानी इस ब्रह्मांडी ये जो सोर्स है, जो रेडियो सोर्स है, जायंट रेडियो सोर्स, इसको देखने के लिए ऐसे आंखों से तो देखे नहीं होंगे, उसके लिए क्या यूज की गई होंगी? दूरबीन यूज की गई होगी, उसके लिए टेलीस्कोप यूज किए गए होंगे। तो उसके लिए जो दूरबीनें या टेलीस्कोप का यूज किया गया, उन 34 जायंट रेडियो सोर्सेस का जो को देखने के लिए जिन दूरबीनों का उपयोग किया गया है, उनमें से एक है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। क्या नाम है? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। और ये जो है कहां पर मौजूद है? ये पुणे से 80 किलोमीटर दूर खोड़द नाम की जगह पर मौजूद है। पुणे से 80 किलोमीटर दूर खोड़द नाम की जगह पर यह मौजूद है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। और जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की खास बात यह भी है कि यह दुनिया का इसकी सबसे बड़ी मीटर तरंगदैर्घ्य दूरबीन है। मतलब कि जो मीटर रेडियो वेव जो दूरबीन है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि टेलीस्कोप है, दुनिया का सबसे बड़ा मीटर तरंगदैर्घ्य टेलीस्कोप यही है। क्या नाम है इसका? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, पुणे में मौजूद है। इसके अलावा दूसरे जो दूरबीनें यूज की गई हैं, इसको यूज कर मतलब पता करने के लिए ऊटी रेडियो टेलीस्कोप का यूज किया गया। ऊटी टेलीस्कोप जो है वो भारत के उटक मंडलम के पास स्थित है, एक बड़ा बेलनाकार दूरबीन मौजूद है। तो इन दूरबीनों की मदद से और इस संस्था के वैज्ञानिकों ने इन 34 सोर्सेस का यूज मतलब पता किया है। तो ये जो है वो न्यूज में काफी चर्चा में रही। होप कि आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात की जा रही है संभावित एनालॉग अनुसंधान स्थल के रूप में लद्दाख, ठीक है। अभी हाल में भारत ने एनालॉग अनुसंधान स्थल को बनाने का कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया है या फैसला लिया है कि हम यहां पर एक एनालॉग अनुसंधान स्थल बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे? ये बनाएंगे लद्दाख में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि लद्दाख एक बहुत ही एक पहली बात तो ऊंची जगह पर है, पथरीली जगह पर है, और साथ ही साथ मतलब एक तरीके से एक ऐसी जगह पर है जहां पर अगर हम किसी टेलीस्कोप को या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करता है, ऐसे कोई मशीन या कोई ऐसा टेलीस्कोप वहां पर लगाते हैं, तो हमें वहां पे
अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर हम जमीन पर लगाएंगे यानी कि प्लेन जगह पे लगाएंगे, या हम अपने आसपास दिल्ली उल्ली के आसपास या हम लोगों के अपने शहरों के आसपास कहीं पर लगेगा, तो यहां पे मानो इंटरफेरेंस बहुत होता है। साथ ही साथ यहां पर जो प्रकाशी इंटरफेरेंस बहुत रहता है, यहां पे लाइटें, शहरों की लाइटें जब जलती हैं तो हमें तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो जब तारे दिखाई नहीं पड़ेंगे तो तारों पर फोकस कैसे करोगे? तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, मतलब दिक्कतें रहती हैं और बहुत डिस्टर्बेंस, मतलब कुल मिला के अगर हम सतही जगहों पर इसका उपयोग करें, कोई अगर हम ऑब्जर्वेटरी बनाएं, तो वो बहुत सारी डिस्टर्बेंस की वजह से वो हमें रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, जो कि लद्दाख जैसी जगहों पर, वीरान सी जगह है, पथरीली सी जगह है, बिल्कुल शांत सा वातावरण है, ठीक है, बेहतरीन जो है पूरी गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड के बड़े बड़े जो है वो पिंड हमें दिखाई पड़ रहे हैं, गैलेक्सीज दिखाई पड़ रही हैं, तो वहां पर जो है वो डेटा कलेक्ट करना कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो इसी वजह से हमने लद्दाख को चुना है, और लद्दाख को चुनकर वहां पर एनालॉग अनुसंधान स्थल बनाने की बात हम कर रहे हैं। अब सर ये एनालॉग अनुसंधान स्थल का काम क्या होगा सर? असल में होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास के जो उपग्रह या ग्रह हैं, जैसे कि चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है, इसके अलावा हमारे पास का जो ग्रह है एक मंगल है, तो चंद्रमा और मंगल की स्थिति को बेहतर तरीके से जानने के लिए, यानी कब कौन सी जगह पर चंद्रमा इस वक्त मौजूद है पृथ्वी के, ठीक है, इसके अलावा कितनी दूरी पर मंगल मौजूद है, उसकी चाल क्या है, कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और वो फिर उसके बाद मूवमेंट हो रहा है, उसके मूवमेंट में किस तरह से बदलाव देखे जा रहे हैं, तो हर चंद्रमा और मंगल जैसे पिंडों के बारे में अध्ययन करने के लिए, उनकी चाल को समझने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उनकी गति को समझने के लिए असल में बनाए जाते हैं एनालॉग अनुसंधान स्थल। तो एनालॉग अनुसंधान स्थल का मुख्य काम क्या होता है? चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रह या उपग्रहों के की चाल, स्थिति, लोकेशन, उनके स्ट्रक्चर, उन सब का पता करना, जिससे कि हम बहुत सारी बातें जो है उनके विकास के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनके जो वर्तमान स्थिति है उनके बारे में सब समझ सकें, जिससे कि हम वहां पर, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी है कि चंद्रमा पर हम बसें या मंगल पर बसें, तो जब हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, सब बेहतर तरीके से जानेंगे, तभी हम फ्यूचर में उसके वहां पर कोई अपना कह सकते हैं कि मिशन भेज सकते हैं या वहां पर रहने के बारे में सोच सकते हैं। तो एनालॉग अनुसंधान स्थल जो है वो चंद्रमा और मंगल की स्थिति और उनकी लोकेशन और उनके गति, इन सब को जानने का एक अनुसंधान स्थल है। रिसर्च सेंटर होगा, रिसर्च स्टेशन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग लद्दाख में बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनालॉग रिसर्च स्टेशन या वही बात यहां पे लिखी हुई जो मैंने अभी आपको समझाई कि एक एनालॉग रिसर्च स्टेशन चंद्रमा या मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर स्थितियों का अनुकरण करता है, जिससे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ऐसे वातावरण में अनुसंधान और परीक्षण तकनीकों का संचालन करने की अनुमति मिलती है जो उनकी भौतिक विशेषताओं की बारीकी से अवलोकन करते हैं। लद्दाख में इस तरह के स्टेशन की स्थापना से क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं के कारण कई फायदे होंगे, जो मैंने आपको बताया था। तो चंद्रमा या मंगल जैसे अन्य ग्रहों, मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ चंद्रमा और मंगल की ही बात की जाए, चंद्रमा और मंगल जैसे अगर अन्य ग्रह और उपग्रहों पर भी फोकस किया जा सकता है। तो चंद्रमा है, क्योंकि भाई प्राइम लक्ष्य तो चंद्रमा ही है ना, चंद्रमा है कि चंद्रमा पर हम कॉलोनी बसाएंगे, मंगल पर कॉलोनी बसाएंगे, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इनका अध्ययन किया जाए। लेकिन अगर इसी तरह से अन्य ग्रह या उपग्रह मौजूद है तो उनका भी अध्ययन हम इस एनालॉग रिसर्च स्टेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात काफी चर्चा में रही। अब आगे बात करते हैं सुक्रोलोज। असल में सुक्रोलोज क्या है, यह भी काफी चर्चा में इस हफ्ते रहा है। असल में सुक्रोलोज क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। असल में यह आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आप कहेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब क्या होता है, कि होता क्या है कि यह मीठा होता है, यह एक ऐसा पदार्थ होता है सुक्रोलोज जो मीठा होता है, आपको बिल्कुल चीनी जैसी मिठास देगा, लेकिन यह आपके शरीर में शुगर नहीं बढ़ाएगा, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो यह एक तरीके से आर्टिफिशियल स्वीटनर है सुक्रोलोज, जो शुगर को नहीं बढ़ाता लेकिन मीठा स्वाद देता है। तो हम इसका उपयोग कहां पर करते हैं, जहां पर हम शुगर लेने से बचते हैं। मान लीजिए कि कोई शुगर पेशेंट है, उसको डायबिटीज हुई है, उसे मधुमेह रोग हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो शुगर नहीं ले सकता, वो चीनी नहीं खा सकता, तो बेचारा मीठा खाए बिना तो तरस जाएगा। तो अब देखते ही होंगे जो लोग हम लोगों के यहां शुगर पेशेंट होते हैं, उनकी हालत ये होती है कि भैया थोड़ा सा मीठा दे दो, जहां वो पाते हैं चोरी से चुपके से उड़ा देते
लेते हैं मीठा, तो मीठा मीठा सबको पसंद होता है, लेकिन बात यह है कि अगर शुगर का कोई मरीज है या कोई जिसको शुगर हो सकती है और वो शुगर नहीं खा, उसके ऊपर डॉक्टर ने कह दिया भैया शुगर मत खाना, या फिर कुछ लोग डाइटिंग करते हैं कि भैया शुगर, क्योंकि शुगर जब हम लोग खाते हैं तो वो हमें एनर्जी देती है और एक्स्ट्रा शुगर हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, ठीक है, जो जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस और बहुत सारा मोटापा वगैरह की परेशानियां आती हैं। तो जो लोग डाइटिंग करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, या जो शुगर, जिनको शुगर होने वाली है या जिनको ऑलरेडी शुगर हो चुकी है, तो वो लोग मीठे का पूरा मजा ले पाए तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनेस आती हैं, जिनका जो सुक्रोलोज होती है, और मार्केट में ये स्प्लेंडा के नाम से आती है। किस नाम से आती है? स्प्लेंडा के नाम से। ऐसे डिब्बे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बाजार में, स्प्लेंडा होती है। तो ये शुगर फ्री, नॉर्मल भाषा में इसे शुगर फ्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्प्लेंडा नाम की सुक्रोलोज आती है, तो इसका उपयोग अगर हम लोग अपने चीनी मतलब चीनी की जगह पर अगर अपनी मिठाई में या चाय में, इन सब जगहों पर करते हैं तो हमें मीठे का मजा भी मिल जाता है और हमारी शुगर बढ़ती भी नहीं है, क्योंकि ये ग्लूकोज से नहीं बना होता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी देगा, हमारी बॉडी में स्टोर होगा, हमारी बॉडी में जो है वो हो सकता है कि बहुत सारी जगहों, बहुत सारा उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाए तो वो ग्लूकोज, लेकिन इसका कंपैरेटिवली मामला क्या होता है, ये शुगर, इसके अंदर शुगर नहीं होती है, इसके अंदर जो है ग्लूकोज नहीं होता है, बस ये आपको मिठास का वो अनुभव देता है जो कि शुगर से हमें नॉर्मली मिलता है। तो हमारी जो शुगर क्रेविंग होती है, मीठे को खाने की जो तड़प होती है, उसको ये शांत कर देगा। बाकी आपके वेट वगैरह को ये नहीं बढ़ाएगा, शुगर वगैरह को नहीं बढ़ाएगा। तो अभी कुछ दिनों पहले हुआ, आप कहेंगे सर ये इतना चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है इस हफ्ते क्योंकि हुआ ये है कि WHO ने कई जगहों पर कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई रिसर्च में ऐसा पाया था दुनिया में कि सुक्रोलोज अगर यूज किया जाता है, रेगुलर बेसिस पर किया जाता है, तो ये सुक्रोलोज जो है वो शरीर को नुकसान कर सकता है। ऐसा कई रिसर्च में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई के रिसर्च में आया। तो WHO ने इस पर मतलब एक तरीके से एडवाइजरी जारी की, देखिए भैया इसको ज्यादा यूज मत कीजिए क्योंकि ये केमिकल है, ठीक है, आपको मीठे का मजा तो दे रहा है लेकिन एग्जैक्टली ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। लेकिन अभी मद्रास के कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि डायबिटीज पर रिसर्च कर रहे थे, तो मद्रास के वैज्ञानिकों ने, मद्रास के डॉक्टरों ने जब डायबिटीज पर रिसर्च की और डायबिटीज के मरीजों पर जब सुक्रोलोज खिलाकर उनको टेस्ट किया, उनका, ठीक है, टेस्ट किया और उसके डेटा इकट्ठा किए, उसके आंकड़े इकट्ठा किए बहुत सारे शुगर पेशेंट के जिनको सुक्रोलोज दिया जा रहा था, तो उनको उससे जो निष्कर्ष आया, ठीक है, यानी उन वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला डायबिटीज के मरीजों को सुक्रोलोज देकर, जो वो टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट करने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे, तो निष्कर्ष ये आया कि नहीं भैया कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर सुक्रोलोज आप एक स्मॉल अमाउंट में, ठीक ठाक अमाउंट में, मतलब सुबह चीनी की जगह पे चाय के अंदर सुक्रोलोज आपने ले लिया, या कभी दिन में एक बार और आपने एक दो बार अगर आपने सुक्रोलोज ले लिया, तो वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है, जैसा कि WHO कह रहा था। तो अगर स्मॉल अमाउंट में, छोटे अमाउंट में सुक्रोलोज को लिया जाए तो वो हार्मफुल नहीं है, वो नुकसानदायक नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, शुगर को मेंटेन करने में मदद करता है। भाई शुगर जब नहीं खाओगे तो शुगर आपकी बॉडी की मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी के मोटापे को भी बढ़ने से रोकता है। तो मोटापे को रोकने का काम करता है, साथ ही साथ डायबिटीज में आपकी शुगर बढ़ने से रोकने का काम कौन करता है? सुक्रोलोज करता है। कैसे करता है? क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज की जगह पर ये यूज हो जा रहा है और ग्लूकोज जब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली शुगर बढ़ेगी ही नहीं, साथ ही साथ हमारी मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब टोटल मामला यह है कि जो हमारे जो चेन्नई के वैज्ञानिक है, मद्रास के वैज्ञानिक है, तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि सुक्रोलोज जिस तरह से बताया जा रहा था हार्मफुल है, वो इतना हार्मफुल नहीं है। अगर थोड़े अमाउंट में रोज लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो हमारी डायबिटीज को मैनेज करने में और साथ ही साथ वेट को मैनेज करने में हमारी मदद ही करेगा, ठीक है। तो यह चर्चा काफी रही, तो इसका मतलब सुक्रोलोज लिया जा सकता है, यह बात यहां पर रही। अब ये जो सुक्रोलोज जो है क्या मतलब क्यों लिया जाता है, तो वही सारी बातें मैंने बताई, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूं कि सुक्रोज कैलोरी सेवन को सीमित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह चीनी का 0 कैलोरी विकल्प है, यानी इसमें जो कैलोरी बिल्कुल नहीं होती है, इसमें शुगर 0 होती है, तो इसलिए बहुत अच्छा विकल्प है। इसके अलावा सुक्रोज उच्च तापमान, हाँ ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जैसे और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, अगर उनका उपयोग आप करें खाना बनाने में, आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि आप शुगर की जगह पर अगर उन आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग
उपयोग करेंगे खाना बनाने में जिससे कि खाना मीठा हो जाए, तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप उसे पकाते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो वो जो केमिकल्स आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह से और कई आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनका असर खत्म हो जाता है, वो कड़वे हो जाते हैं, वो खाने को कड़वा कर देते हैं, खाने को खराब कर देते हैं। लेकिन सुक्रोलोज के साथ अच्छा है कि अगर सुक्रोलोज को खाना बनाने में भी यूज किया जाए तो गर्म होने के बाद, उसको हीट देने के बाद भी खाना जो है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, मतलब खाने की मिठास बनी रहती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐसे खाने में सही से काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब खाना बनाने में और खाना पकाने में भी, ठीक है, आप सुक्रोलोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये पूरी बॉडी में मैक्सिमम जो है वो क्या होता है, जब आप इसे खाते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर लगभग 80% जो है ये बॉडी में अवशोषित नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी में पहुंचकर आपके यूरिन के साथ, आपके पेशाब के साथ ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बॉडी में संचित नहीं होता है, और संचित नहीं होता है तो फिर हार्म कम ही पहुंचाएगा। और जो 8 से लेकर 20% तक जो बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, वो जो है पसीने उसीने के साथ जो है वो भी बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा इसका संचय, बहुत ज्यादा इसका जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसलिए हाँ भाई, कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में, मान लीजिए कोई भी जहर है, वो एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया, इकट्ठा हो गया, तो वो ज्यादा हार्मफुल होगा, फ्यूचर में हमें हार्म पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि ये अवशोषित नहीं होता है ज्यादातर बॉडी में पेशाब के साथ या फिर हमारी बॉडी में पसीने उसीने के साथ बाहर निकल जाता है, तो यह हमारे लिए उतना खास हार्मफुल नहीं होता है। तो इसलिए यह न्यूज काफी चर्चा में सुक्रोलोज को लेकर थी। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पूरी डिटेल में मैंने कई बार चीजों को हर एंगल से समझाने की कोशिश करी। तो ये जो मेन न्यूज थी, जो इस हफ्ते की काफी चर्चा में रही, उसको लेकर मैं आप लोगों के सामने आया और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। होप कि आप लोगों ने शानदार तरीके से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।